बदलती कलाओं और यदा कदा आकाश में चमकते हुए उल्कापिंडों से अवगत होता रहा है। सीटें भी तो ऐसी है ना, पकड़ के नहीं चल सकती ना। उसी दौरान आकाश के कुछ तारों को जोड़कर विभिन्न आकृतियों की कल्पना की है। इन्हीं आकृतियों की मदद से जहाज संचालन में सूर्य को ब्रह्मांड के केंद्र में रखा गया। सैकड़ों साल अनदेखा करने के बाद 16वीं सदी में कोपरनिकस व केपलर जैसे महान खगोल वैज्ञानिकों अंतरिक्ष की खोज ने तकनीकी या टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया, जिसकी वजह से हमने दूरबीन को भी पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपर लगा दिया है। जिन तरंगों में वातावरण को पार करने की क्षमता नहीं है, ये अंतरिक्ष दूरबीनें उन तरंगों का निरीक्षण कर जिसमें ग्रहों का तापमान और दाब इतना अधिक है कि हाइड्रोजन का नाभिकीय संलयन हो जाता है। इनके तत्व भारी तत्व में बदल जाते हैं और पूरी ऊर्जा अंतरिक्ष में बाहर फैलती रहती है और यही ऊर्जा पृथ्वी को गर्म बनाए रखने के साथ जीवन का समर्थन करती है। समय समय पर सूर्य की सतह पर शक्तिशाली स्थानीय चुंबकीय क्षेत्र बनने के कारण सनस्पॉट्स बन जाते हैं और ऊर्जा इकट्ठा हो जाती है। इन फ्लेयर्स के फटने के साथ ही उच्च ऊर्जा वाले आयोनिक कण भी अंतरिक्ष में बाहर आ जाते हैं, जो कभी-कभी पृथ्वी पर पहुंचकर दूर संचार को हानि पहुंचाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अति सुंदर उत्तर व दक्षिण ध्रुवीय गोले भी देखी जाते हैं। अभी तो सूर्य स्थिर अवस्था में शायद 5 अरब साल तक ऊर्जा का वितरण कर रहा है। लेकिन जब इसके क्रोध से ईंधन समाप्त हो जाएगा, तब सूर्य धीरे धीरे ठंडा होकर एक लाल दैत्य तारा बनेगा, जो इतना विशाल होगा कि बुध, शुक्र और पृथ्वी बृहस्पति के कई उपग्रह हैं, जिसमें से 2 बहुत खास हैं। पहला यूरोपा, इसकी बर्फ से ढकी सतह के नीचे भारी मात्रा में पानी मौजूद है। दूसरा है आईओ, जिसमें बहुत अधिक ज्वालामुखी है, उनसे लगातार लावा बाहर निकलता रहता है। अपने खूबसूरत वलयों के साथ ये है शनि, सौर मंडल का सबसे सुंदर ग्रह। ये वलय शनि ग्रह के गुरुत्वाकर्षण के कारण कुछ उपग्रहों की दूरी से बने, जो पत्थर व बर्फ के छोटे बड़े टुकड़े हैं। वैज्ञानिकों की खोज से पता चलता है कि टाइटन का वायुमंडल कार्बनिक पदार्थों से भरा हुआ है। साथ ही सतह पर द्रव लीके की नदियां भी मौजूद है। ये वलय है, लेकिन कुछ कम आकर्षक है। सौर परिवार का सबसे बाहरी ग्रह है नेपच्यून, जो लगभग यूरेनस के मिलकर बनी है। कुछ अंतरिक्ष यान इन पत्थरों तक पहुंचे और उनकी विस्तृत जानकारियां भी प्राप्त की। यहां तक कि एक खोजी यान लघु ग्रह ईरोस की सतह पर भी उतर चुका है। बहुत अधिक संख्या में ऐसे आकाशीय पिंड भी हैं जो बर्फ और धूल के बने हैं, जिन्हें हम कभी कभी पृथ्वी से भी देख सकते हैं, जैसे धूमकेतु या कॉमेट। अतीत में ऐसा माना जाता था कि धूमकेतु राजनीतिक उथल-पुथल व विनाश के सूचक होते थे,
हमारा सौर मंडल जिस मंदाकिनी में स्थित है उसमें लगभग 2 अरब तारे हैं जो मिलकर हमारी मंदाकिनी आकाश गंगा बनाते हैं। हाल ही में हमें ये भी पता चल चुका है कि आकाश गंगा में अन्य तारों के चारों ओर भी ग्रह अपनी कक्षा में परिक्रमा कर रहे हैं। इन ग्रहों की जानकारियां प्राप्त करना खगोल विज्ञान का एक और बढ़ता हुआ कदम है। तारे विभिन्न आकार प्रकार के होते हैं, लेकिन उसमें से कोई भी हमेशा के लिए जीवित नहीं। उनके जीवन काल की सीमा कुछ लाख वर्षों से लेकर कई अरब वर्षों तक होती है। जब उनका ईंधन समाप्त हो जाता है तो वो मृत हो जाते हैं। अक्सर उनकी मृत्यु प्रचंड रूप से होती है और वो तारकीय अवशेष के रूप में जैसे सफेद बौना, व्हाइट डॉर्फ, न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल या शाव वीवर पीछे छोड़ जाते हैं। तारे आमतौर पर समूह में बनते हैं जिन्हें तारकीय गुच्छ या स्टार क्लस्टर्स कहा जाता है। इनको 2 श्रेणियों में बांटा गया है, ग्लोबुलर और ओपन क्लस्टर। ग्लोबुलर क्लस्टर या गोलाकार गुच्छों में उच्च एकाग्रता वाले तारे होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण द्वारा गेंद के रूप में कसकर बंधे रहते हैं और इन गुच्छों की उम्र का पता चलता है इनमें उपस्थित तारों के वितरण से। मंदाकिनी में इन गुच्छों का मिलना एक सामान्य सी बात है, लेकिन कुछ दैत्यों, अंडाकार या इलिप्टिकल मंदाकिनी में 30,000 गोलाकार गुच्छे भी हो सकते हैं। बने रहते हैं। आकाश गंगा के तेज के चक्कर लगाते वक्त अन्य झुंडों या फिर गैस बादलों के गुरुत्वाकर्षण